हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? बढ़िया। मैं रमन विश्वास, मैं आप सभी को हमारे प्यारे चैनल केसी यानी कि नॉकआउट केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहाँ पे बोर मॉडल का पहला लेक्चर, बोर मॉडल को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। बोर मॉडल का पहला पार्ट ये होगा और ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि अगर हम बात करें तो 11th क्लास का स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर मॉडल। काफी सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं और काफी बच्चों को मैंने देखा है कि इसी टॉपिक से रिलेटेड उनको काफी क्वेरीज होते हैं, डाउट होते हैं। तो देखो मैंने अपने हिसाब से मैंने ट्राई किया है कि आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है उनको मैं आंसर कर सकूं। अगर आपको अगर अच्छा लगे दिल से तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक, तो पहले मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पहले सब्सक्राइब कर लो या शेयर कर दो, ऐसा मैं पहले नहीं बोल रहा हूं। पहले जो मैं बता रहा हूं, जो मैं पढ़ाने वाला हूं, उसको पहले आप देख लो। ठीक है, तो चलो यहां पे हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले हैं। आज हम लोग यहां पे सबसे पहले ये समझेंगे कि बोर का मॉडल क्या है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बोर ने क्या बताया और वो कहां से उनके दिमाग में ये आइडिया आया, या ये सब कॉन्सेप्ट उन्होंने कहां से लेके आए कि ऐसा मॉडल होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक से, कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें क्या कमियां थी, वो मॉडल फेल क्यों हुआ, उसमें क्या ऐसा लैकिंग था जिसको बोर लेके आए। ठीक है, तो देखो जैसे कि तुम लोग जानते हो, अगर नहीं जानते तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कुछ ऐसी बातें बताई थी जो कि एकदम 100% सही था। जैसा कि न्यूक्लियस के बारे में उनका बताना, उन्होंने बताया कि भाई देखो यहां पे मान लेते हैं कि हमारा जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर सभी के सभी प्रोटॉन और सभी के सभी न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया था कि सभी के सभी जो प्रोटॉन है इसके अंदर होंगे और सभी के सभी जो न्यूट्रॉन है वो भी इसके अंदर होंगे। मतलब पूरा का पूरा जो एटम का जो मास है वो इसके अंदर होते हैं। मतलब मास जो है वो एक्चुअली में न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? लेकिन हमको मालूम है कि सब एटॉमिक पार्टिकल बेसिकली तीन होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा बोर्ड हमारा क्या है, एटम, पूरा का पूरा बोर्ड क्या है, एटम। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है, किसी भी जगह पे। और ये जो है इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व होते रहते हैं, इसके चक्कर लगाते हैं। और ये जो मॉडल था वो सिमिलर था हमारा सोलर सिस्टम के जैसा। मतलब हम बोल सकते कि जो रदरफोर्ड ने जो मॉडल बताया था वो हमारे सोलर सिस्टम से मैच करता था। जिस तरीके से सन के चारों तरफ जो है प्लैनेट जो होते हैं वो बाकी जो अर्थ हो गया जितने भी प्लैनेट्स है वो उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। उसी सेम मैनर में, उसी सेम पैटर्न में यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। हम लोगों ने पहले भी देखा था, है ना? अगर नहीं देखे हैं तो मैं बता देता हूं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। मैक्सवेल ने ये ऑलरेडी प्रूफ करके रखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अगर ये मोशन में है तो इसमें से क्या होगा, कंटिन्यू जो है इसमें से कुछ एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होते रहेंगे, कंटिन्यूअसली उसमें से एनर्जी रेडिएट होते रहेंगे। अगर ये रेडिएट होंगे तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाएगी। अगर इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो ये क्या होगा, धीरे 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 वो इस न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी के कारण से ये मूव कर पा रहा है और यहां पे जो न्यूक्लियस है वो इसको बांध के रखा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई तो ये कुछ ज्यादा ही खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो चुकी है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसको खींच लेगा, पुल करेगा और अपने अंदर समा लेगा। और जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो हमारा जो एटम है वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आया सबको? एटम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का काम कहां है, बाहर रहना। अगर वो इसके अंदर चला गया तो हमारा एटम तो देखो पहले इतना बड़ा था, वो सब धीरे 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 एटम का साइज छोटा होते 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 सब न्यूक्लियस के अंदर चला गया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिल गया और यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारा एटम खत्म हो जाएगा।
मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में एटम की स्टेबिलिटी तो थी नहीं, पहला चीज। दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन बाहर गोल गोल घूम रहे हैं, उनके एनर्जी से रिलेटेड कोई बातें नहीं की थी कि इसकी क्या एनर्जी होगी या किस एनर्जी से वो रिवॉल्व करेगा, इसके बारे में उन्होंने कोई क्लियर जानकारी नहीं बताया था, कोई क्लियर उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था इसका। तीसरी बात अगर हम करें तो यहां बात करें तो एटम जो होते हैं, इनके अगर स्पेक्ट्रम को देखा जाए तो वहां पे हमको कुछ लाइंस मिलती है। ये कुछ लाइंस, ऐसे कुछ हम लोग को लाइंस मिलेगी। स्पेक्ट्रम के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, अगर आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं। स्पेक्ट्रम की वीडियो मैंने पहले बना दिए थे, ठीक है। तो ये जो लाइंस है हमारे पास, ये जो लाइंस होते हैं, यानी कि लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है, वो क्यों बनता है, किस कारण से बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी जो है रदरफोर्ड के पास नहीं था। तो कुछ ऐसे लैकिंग्स थे जो कि रदरफोर्ड मॉडल को फेल कर रहे थे। इन्होंने काफी हद तक सही तो बोला, लेकिन कुछ रीजन भी थे, यानी कुछ लैकिंग भी थे, जो इस चीज को हमको कहीं ना कहीं फेल बता रहा था। और हम लोग को मालूम है कि एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। वो अनस्टेबल तो है नहीं, वरना हम लोग होते ही नहीं। अभी मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा होता अगर वो अनस्टेबल होता। मतलब इसमें कुछ तो छूटा हुआ। तो सभी साइंटिस्ट जुड़ गए आपस में, सब इधर उधर देखने लग गए कि क्या है इसका रीजन, क्या है। सभी अपने अपने जो एफर्ट है उसमें लगाने लग गए कि इसमें कुछ तो छूटा हुआ, कुछ तो लैकिंग है। किसी तरीके से वो जो लैकिंग जो पार्ट है उसको हमको खोज के निकालना है। इसी में बोर भी थे। बोर ने क्या किया, वो स्टडी करने लग गए। प्रीवियस जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वो सभी को देखने लग गए कि हम ये जो एटम की स्टेबिलिटी है उसको कैसे बता पाएंगे, ठीक है। तो बोर ने एक्चुअली में जब पूरा सब कुछ काम कर लिया, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट कर लिया, वो कंफर्म हो गए। उन्होंने एक चीज बताया कि भाई एटम जो होता है, एटम के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होती है, इसका मतलब उसकी एनर्जी फिक्स है। मैं समझा देता हूं एक नया पेज में फिर से एक बार। उन्होंने बताया कि भाई देखो, यहां पे हमारा न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होंगे। ये ऑर्बिट्स है। अब ये जो ऑर्बिट है, इनकी जो एनर्जी है, ये सभी सेल है, सेल या ऑर्बिट बोले, उनकी जो एनर्जी है, ये एनर्जी फिक्स होती है। ये जो इनका डिस्टेंस होता है, मतलब किसी भी डिस्टेंस पे कोई भी ऑर्बिट नहीं हो, ऑर्बिट का एक सर्टेन एक जो है दूरी होगा, डिस्टेंस होगा। मतलब न्यूक्लियस से उनका जो डिस्टेंस है वो फिक्स होगा, ठीक है। उसकी जो दूरी होगी वो क्या होगी? फिक्स होगी। तो यहां से जो इसका जो डिस्टेंस है, रेडियस, इसको हम रेडियस मान सकते हैं। इसका जो रेडियस है वो क्या है? फिक्स है। हर एक रेडियस पे जो हमारा ऑर्बिट है उसकी एनर्जी फिक्स है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी? फिक्स होगी। अगर मान लो इस ऑर्बिट में, इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उस ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वही उस इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी होगी। जब तक उस ऑर्बिट में है तब तक एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन की उतनी होनी चाहिए, तभी उसमें रह सकता है, अदरवाइज उसमें रह ही नहीं सकता। ऐसा उन्होंने बताया। और ये स्टेबिलिटी को बताता भी है कि भाई अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे है और गोल गोल चक्कर भी लगा रहा है, लेकिन ये यहां पे तब तक रह सकता है जब तक इसकी एनर्जी इस ऑर्बिट के एनर्जी के बराबर ना हो जाए। मतलब इसके बराबर ही रहना चाहिए। इससे कम या ज्यादा हो गया तो ये या तो ऊपर चला जाएगा या फिर उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इस ऑर्बिट में रहने के लिए उतनी मिनिमम एनर्जी चाहिए और वो उस ऑर्बिट में रहेगा। बात समझ में आ गई सबको? ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको कम से कम मिनिमम, अगर इसकी एनर्जी E1 ले लेते तो इतनी एनर्जी उसको रखना पड़ेगा अपने पास। उसको वो एमिट नहीं कर सकता और नहीं करेगा। लेकिन इस ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, उनको ये आइडिया कहां से आया, इसकी बातें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। बात समझ में आ गया सबको? ये ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, कहां से आया, उनको ये आइडिया कहां से आया। तो इसके लिए हम लोग को चलना पड़ेगा, कुछ प्रीवियस जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, कुछ डिस्कवरीज हुई थी, उनके ऊपर हमको बात करना पड़ेगा।
पहला चीज तो मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि देखो, हम जब भी बोर एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ही वो था जिसको लेके बोर ने ये ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बताया हम लोगों को। लेकिन बोर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम का यूज किया, और स्पेक्ट्रम को देखते हुए ही उन्होंने इस ऑर्बिट के बारे में बताया। इसका मतलब ये स्पेक्ट्रम कौन देता है? बताओ, ये स्पेक्ट्रम हमको कहां से मिलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो हमको स्पेक्ट्रम बना के देते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो संबंध है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मैं ज्यादा डिटेल में बात करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी किसी दूसरे बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे। पहली बात है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या होता है, जिसको नॉर्मल तरीके से हम लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट। हम लोग को सभी को मालूम है कि सन से आने वाली जो रेज होती हैं उनको हम लाइट बोलते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। और मैं एक खास चीज बता देता हूं, हम लोग सिर्फ अभी नॉर्मली जो विजिबल जो रेज होते हैं या विजिबल जो लाइट्स होते हैं उन्हीं को हम लाइट समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे पास कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये जो विजिबल लाइट्स हैं वो भी एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बात समझ में आ गया? तो हमारे पास कौन कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं? तो पहला होता है गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज। इसके अलावा हमारे पास होता है इंफ्रारेड रेज, आई इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। देखो कितने सारे वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, IR मतलब इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। ये सभी वेव्स हैं, सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और हम लोग मोस्टली जो होते हैं विजिबल रेज को लेके बात करते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये सभी के सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। अब यहां पे क्या है कि इनका जो है वेव ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं किसी वेव को लेके अगर बात करूं, मान लो ये हमारा वेव है, तो यहां पे कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कई सारे पैरामीटर होते हैं जिससे हम किसी वेव को नापते हैं, हम उसको मेजर करते हैं कि ये जो वेव है क्या वो एक दूसरे के जैसा है या एक दूसरे से सेम है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो वेव बना दिया, ये भी एक वेव है, ऊपर वाला भी एक वेव है। क्या ये दोनों वेव सेम है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, है ना। यही होगा ना, ये दोनों तो दिख ही रहा है ना। ये दोनों वेव जो है अलग अलग है। कहां अलग है उसको देखो, ये देखो, ये इसको बोलते हैं वेवलेंथ। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसको लैम्डा से हम लोग डिनोट करते हैं। ये भी क्या है? वेवलेंथ है। इसका वेवलेंथ बड़ा है, इसका वेवलेंथ छोटा है। इसमें अगर हम देखें, ये साइकिल है, ये साइकिल देखो, ये साइकिल, तो ये जो साइकिल है कितने बार आ रहा है उसको देखो, साइकिल पर सेकंड, एक सेकंड में कितना साइकिल बना रहा है। तो ऑब्वियसली जिसका वेवलेंथ छोटा होता है उसका साइकिल जल्दी जल्दी होगा, और जो साइकिल बनेगा जल्दी जल्दी होगा उसको हम लोग बोलेंगे उसका फ्रीक्वेंसी। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। सबको याद रखेंगे, किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। अब नॉर्मली तुम खुद सोचो, हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक बाईसाइकिल है, बाईसाइकिल को काफी तेज हमको चलाना होगा, तो वो दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका चक्का कितना बड़ा है
और दूसरा हम उसको कितने तेजी से घुमा रहे हैं। यस और नॉट? चक्का अगर बड़ा होगा और उसको हम तेजी से घुमाएंगे तो काफी तेजी से हमारा जो है स्पीड जो है हमारा काफी तेज होगा। यस और नो? ये तो हमको मालूम है। अगर चक्का छोटा है मान के चलो और हमने काफी तेजी से घुमा रहे तो भी उसका स्पीड उतना नहीं होगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो दो चीज के ऊपर डिपेंड किया, एक तो चक्के के साइज के ऊपर और दूसरा वो कितने तेजी से वो जो है रोटेट कर रहे, घूम रहा है। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके समझो कि भाई जो चक्का है उसका जो साइज है वो क्या है, उसका वेव के लिए वेवलेंथ, किसी वेव के लिए वो क्या है, एक वेवलेंथ की तरह काम करेगा। बात समझ में आ गया? और दूसरी बात जो है यहाँ पे जो साइकिल की बात करें, कितने तेजी से वो जो है रोटेट करेगा, तो ये उसका फ्रीक्वेंसी है। जितने तेजी से वो रोटेट करेगा उतना तेजी उसका क्या होगा, स्पीड होगा। लेकिन यहाँ पे खास बात क्या है कि मैक्सिमम स्पीड जो होता है, अगर हम वैक्यूम में बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है उसका मैक्स स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट हम लोग जिसको बोलते हैं c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड पर सेकेंड होता है। बात समझ में आ गई? मीटर पर सेकेंड होता है, मतलब ये उसका स्पीड है, ये फिक्स है। अगर हम कोई भी मीडियम नहीं लेते हैं, कोई भी मीडियम नहीं लेते हैं तो उसका स्पीड इतना होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये स्पीड ऑफ लाइट है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये कांस्टेंट है। बात समझ में आया सबको? ये कांस्टेंट है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब ये कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया? अगर हम किसी भी चाहे वो गामा रेज हो, चाहे वो एक्स रेज हो, चाहे यूवी रेज हो, कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ले लेंगे और अगर मान लो मैं उसको वैक्यूम में उसको प्रोपागेट करवाता हूं, मतलब उसको जो है वहां से गुजारने देता हूं, तो उसका जो स्पीड होगा वो स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड होगी। अब मैं वापस से चलता हूं जो मैंने पहले बताया था। मैंने बताया कि भाई अगर किसी की स्पीड को हम डिफाइन करना चाहें तो इसके दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक होता है उसका लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और दूसरा होता है उसका फ्रीक्वेंसी न्यू। ये दोनों जो है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। इसको नोट करो, है ना? मतलब स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है लैम्डा और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के ऊपर। बात समझ में आ गया सबको? यहां से हमारे पास देखो एक रिलेशन बनता है जिसको कि मैं बताना चाहूंगा। यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे हमारे पास बन सकता है कि ये जो लैम्डा है दैट इज इक्वल टू c अपॉन, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। बात समझ में आ गया सबको? ये रिलेशन था, या हम ऐसे बोल सकते हैं ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसका जो है पैरामीटर है। एक पैरामीटर हो गया हमारा वेवलेंथ, एक पैरामीटर हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे कोई वेव जो होता है उसका एक और पैरामीटर होता है एम्पलीट्यूड, मतलब ये जो है उसका कितना हाइट, उसका जो है हमारे पास जो वेव है उसका जो वेव है, वेव का जो हाइट होगा, हाइट कितना है, ये हाइट है। ठीक है, तो उसका हाइट को बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है। बात समझ में आ गया? इसके अलावा एक और होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। अब ये वेव नंबर का मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर मान लो एक डिस्टेंस है, जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं 1 मीटर, यहां से लेके 1 मीटर हो गया। ये 1 मीटर में कितने वेव आएंगे, कितने वेव्स यहाँ पे आएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इसका जो है वेव नंबर। और इसको न्यू बार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। मतलब एक डिस्टेंस मान लेते हैं 1 मीटर है हमारे पास, 1 मीटर के डिस्टेंस में कितने वेव्स आए, द नंबर ऑफ वेव्स पर मीटर दैट इज वेव नंबर। बात समझ में आ गई? मीटर, सेंटीमीटर या किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है वो सभी के सभी किसके हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हैं। और ये मैं सभी क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझना है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो गामा रेज जो होते हैं इनके जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही हाई होती है, फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होता है, और इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वो बहुत ही कम होता है। सिमिलर वे पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आते आते जब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं तो यहाँ फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम हो जाता है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ वो बढ़ जाता है। बात समझ में आया? वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कम हो जाता है। और नॉर्मल सी बात है, हम लोग तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब लैम्डा अगर मान लो बढ़ेगा तो
फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर है? चल बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम लोग को कहीं ना कहीं जो है वेव नंबर का यूज करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। वेव नंबर का यूज करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है इसका यूज करेंगे, वेवलेंथ का यूज करेंगे हम लोग, कहीं ना कहीं हम लोग जो है इसके फ्रीक्वेंसी को यूज करने वाले हैं। तो ये सभी पैरामीटर को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, इसलिए मैंने इस चीज को बताया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ये जब प्रोपागेट करती है, इस बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास डुअल नेचर होता है। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम मान लेते हैं ऐसा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जब हम उसको चाहते हैं कि वेव के फॉर्म में देखें तो ये वेव के फॉर्म में दिखाई देता है, और जब हम चाहें कि इसको पार्टिकल फॉर्म में देखें तो ये पार्टिकल फॉर्म में दिखाई देता है। कुछ इस तरीके से सोचो, अगर हम चाहें तो उसको लेफ्ट आंख से देखें तो ये हमको वेव दिखाई देगा, और राइट आंख से देखें तो ये हमको पार्टिकल दिखाई देगा। अब देखो कितना कंफ्यूजन है, बहुत कंफ्यूजन, क्या बोल दिया ऐसा समझ में नहीं आया, है ना। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है ये इनके पास डुअल नेचर होता है। डुअल मतलब इनके पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। हम कभी मानते हैं कि ये एक वेव है और कभी ऐसा मानते हैं कि नहीं ये पार्टिकल है। कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, इंटरफेरेंस हो गया। इन सभी चीजों को जब हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तब हम लोग को ये मानना पड़ता है कि वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव है और इस फॉर्म में वो प्रोपागेट करती है, तब हमको ये मानना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंसिडेंट है जो कि प्रूफ करता है कि नहीं ये पार्टिकल नेचर, यानी कि इनके पास पार्टिकल नेचर है, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके वीडियो जो है हम आगे कभी बनाएंगे, डिटेल में इसको देखेंगे। अभी इतना समझ लो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमको ये बताता है कि ये पार्टिकल नेचर का है, मतलब इनके पास डुअल नेचर है। बात समझ में आ गया? जब हम किसी मैटर के साथ इन वेव का इंटरेक्शन की बात करते, कोई एक मैटर है, सपोज दिस इज मैटर, MATTER मैटर के साथ ये वेव जब इंटरेक्ट करती है उस समय हम बोलेंगे कि ये जो वेव था वो अब पार्टिकल नेचर बिहेव कर रही है। मतलब समझो कि ये अभी वेव है, ये क्या है, वेव है, लेकिन जैसे ही वो किसी मेटल के साथ इंटरेक्ट किया या किसी मेटल से रिलेटेड हम लोग इसमें बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये अभी पार्टिकल नेचर शो करने लगेगा। बात समझ में आया? पार्टिकल नेचर शो करेगा। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक मेटल के साथ इन रेडिएशन का इंटरेक्शन की बात करते हैं, जो कि हमको ये बताता है कि ये उस समय एक ये पार्टिकल जैसा बिहेव कर। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब यहां पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका जो वेवलेंथ है ये अलग अलग वेव के लिए अलग अलग होता है। उनका एक रेंज होता है, एक सर्टेन रेंज होता है। उस रेंज में अगर वो लाई करते हैं तो वो उस तरीके के वेव कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सपोज 10 to the power minus 16 लिख लिया, यहाँ पे 10 to the power minus 14 लिखा, 10 to the power minus 12 लिखा, 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 8। देखो खुद समझो मैं क्या कर रहा हूं। यहाँ पे 10 to the power 16 है, फिर मैंने क्या किया, 2 माइनस कर दिया, उसमें 2 कम कर दिए तो 10 to the power 14 हो गया। 14 से फिर 2 कम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर यहाँ पे 8 होगा, 10 to the power यहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, गेस करो, इसको गेस करो क्या होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 10 to the power -4, 10 to the power -2, 10 to the power या 1 यहाँ पे होगा, क्या हो जाएगा 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 10 to the power 2, 10 to the power 4, 10 to the power 6, 10 to the power 8, ऐसा कुछ होगा। बात समझ में आ गया? और आगे बढ़ाएंगे, हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मान के चलो यहां से जो है ये जो रीजन है यहां से यहां तक का, ये गामा रेज का रीजन है, गामा रेज।
मतलब यहाँ पे जिनका ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू, ये सभी वेवलेंथ के वैल्यूज है इन मीटर। मीटर में यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे इनके मीटर में यहाँ पे इनके जो है वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर कोई भी जो है रेज उसका जो वेवलेंथ है वो 10 to the power 16 से 10 to the power 14 के आसपास अगर आता है तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारे पास वेव है वो गामा रेज है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे एक्स रेज होगा, यहां से जो है यहां से हमारे पास होगा ये एक्स रेज के बाद फिर यहां पे होगा यूवी रेज, और यूवी रेज के बाद फिर यहां से हम लोग के पास होगा, यहां ऐसा कर लेता हूं यूवी रेज, ये ऐसा यहां से हमारे पास यहां तक जो है यूवी रेज होगा, यूवी रेज होगा। यहां से ये छोटा सा जो है यहां पे हमारे पास होगा विजिबल रेज, विजिबल रेज। यहां पे ये जो है हमारे पास है यहां पे ये जो है इंफ्रारेड रेज है, आईआर। इसके बाद फिर यहां से यहां तक क्या है माइक्रो है, माइक्रोवेव्स, और इसके आगे जो है रेडियो वेव्स। क्या है? रेडियो वेव्स। ये हमारे पास क्या है, ये सभी के सभी जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लैम्डा मतलब उसके वेवलेंथ की वैल्यू है, मतलब उससे रिलेटेड जो है इस रीजन में अगर फॉल करता है तो फिर हमारा रेस को हम समझ पाएंगे कि वो किस तरीके का रेडिएशन है। बात समझ में आ गया? क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ऐसा देखा गया, क्या देखा गया, ऐसा जो है पहले से कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए? उन्होंने देखा कि भाई अगर मान लीजिए चलो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर सपोज मान लेते हैं ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने क्या किया है, मतलब कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने गैस फिल किया है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस को जब हम हीट करते हैं, इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहां से कुछ रेडिएशन जो है वो एमिट होती है। ठीक है, क्या होती है? रेडिएशन एमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग खुद दिमाग लगाओ कि अगर मान लो हमारे पास, तुमने कभी कुकिंग होते हुए देखा होगा, तो कोई यूटेंसिल होता है जिसमें खाना बनाया जाता है। अब उसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, जब खाना बनाते रहते हैं, तो हमने क्या किया, पहले सपोज ये हमारे पास क्या है, गैस है, ये गैस है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये बर्तन लगा दिया। अब बर्तन लगाऊंगा, यहाँ पे आग मैंने लगा दिए, तो जब स्टार्टिंग में देखूंगा तो यहाँ पे कोई भी उसको हमको जो है रेडिएशन निकलता हुआ नहीं दिखेगा। तुम कभी फील करके देखना इस चीज को। किसी भी बर्तन में अगर खाना बनता है, मान लेते मेटल का है वो बर्तन, तो उस मेटल को हम लोग क्या करेंगे, उसके जब हम लोग आसपास हाथ रखेंगे तो हमको कुछ गर्माहट यानी कुछ हीट बाहर निकलता हुआ ऐसा फील होगा। ये जो है ये रेडिएशन से जो उसमें से एमिट हो रही है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था उस समय रेडिएशन नहीं निकलता, पहले वो ऑब्जेक्ट हीटअप होता है, गर्म होता है, गर्म होने के बाद उसमें से रेडिएशन बाहर निकलते रहते हैं। बात समझ में आया? उसी तरीके से अगर हमने क्या किया, कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को किसी कंटेनर में फिल कर दिया। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस जो फिल किए उसको जब हम हीट करेंगे तो यहां से कुछ रेडिएशंस बाहर निकलते हुए हमको दिखाई देते हैं। अब ये जो रेडिएशन है उनको जब हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करवाते हैं, और इसका जब स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका जो स्पेक्ट्रम है वो हमारे पास कुछ इस तरीके के लाइंस बनते हैं, पतले पतले जो है बहुत सारे मल्टीपल लाइंस हमको बनते हुए दिखाई देंगे। ये बहुत सारे यहाँ पे जो है लाइंस हमको दिखाई देते हैं, ये बहुत सारे लाइंस हमारे पास है। बात समझ में आ गया सबको? ये बहुत सारे लाइंस हमको, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हमको बनता हुआ दिखाई देता है। इतने सारे लाइंस क्यों हैं, कहां से आए, इतने सारे लाइंस क्यों दे रहा है, इसका आंसर उस समय हमारे पास नहीं था, हमारे पास नहीं था। बात समझ में आ गया? उस समय क्या हुआ, कुछ साइंटिस्टों ने इनमें से कुछ लाइन का जो है, कुछ सीरीज ऑफ लाइन जो है उनके बारे में उन्होंने उठा लिया, उसको कुछ सीरीज को जो उनको समझ में आया
उन सीरीज को उन्होंने उठा लिया और उनके बारे में वो स्टडी करने लगे कि उनका वेवलेंथ कितना है, उनका फ्रीक्वेंसी कितना है, उनका नेचर कैसा है। तो यहाँ पे ऐसा नोटिस किया गया, मतलब पहला जो सीरीज था जो यहाँ पे लिया गया था सीरीज, ये हमारे लाइमन साहब, लाइमन मतलब एक साइंटिस्ट थे लाइमन, उन्होंने इन लाइंस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, इनके बारे में बताया और उन्होंने बताया कि ये जो पूरी सीरीज की जो लाइन उन्होंने उठाए हैं ये सभी के सभी यूवी रेस के अंदर आते हैं। ये सभी के सभी रेस जो है वो यूवी रेस के अंदर आते हैं। बात समझ में आ गया सबको? उन्होंने कुछ सीरीज को उठा लिया, कुछ लाइंस उठा लिए और उठा के उन्होंने जो उनको समझ में आया उनको वो उठा लिए, उठा के उन्होंने क्या किया, उनके बारे में स्टडी करने लग गए, उनके बारे में जानकारी निकालने लग गए, उनके सभी पैरामीटर है उनको कैलकुलेट करने लग गए और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ये सभी के सभी जो लाइंस है वो यूवी रेस के अंदर आती हैं। बात समझ में आया? इसी तरीके से अगला जो सीरीज था उसको, उन लाइनों को बामा साहब ने उठा लिया, BALMER। कई लोग इनको बाल्मर बोलते हैं, कई लोग इनको बामर बोलते हैं, तो आपकी इच्छा है आप इसको बाल्मर बोले या बामर बोले, ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग बात करें तो कुछ और लाइंस थे, उनको किसी और साइंटिस्ट ने उठा लिया, उनका नाम है पाश्चन, ठीक। और भी कुछ लाइंस थे, उन लाइंस को ब्रैकेट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने उठा लिया, BRACKETT, ब्रैकेट नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उठा लिया। उसके बाद कुछ और लाइंस थे, उन लाइंस को फुंड साहब ने उनको क्या किया, उनको उठा लिया। कई लोग इनको फंड बोलते हैं, कई लोग इनको फुंड बोलते हैं, तो आपकी इच्छा है आप उसको फुंड बोले या फंड बोले, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो है इसका नाम PFUND है, इतना समझिए, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे सभी के सभी देखो, सभी ने क्या किया, कुछ कुछ सीरीज उठा लिए और उनके बारे में वो स्टडी करने लग गए और स्टडी करके उन्होंने बताया कि ये कौन सी रेज है। तो जैसे कि यहाँ पे लाइमन साहब ने बताया कि ये यूवी रेज है, उसी तरीके से बामा साहब ने अपना ढूंढ के निकाला और पूरा सीरीज को देखा, चेक किया, अरे बाप रे, ये सभी के सभी तो विजिबल रीजन को लाई करते हैं, विजिबल रेज है। ये सभी के सभी क्या, कौन सी रेज है, विजिबल रेज है। बामा चीज जो सीरीज को उठाए थे, बामा साहब जो उठाए थे, उनमें सभी के सभी जो रेज थे वो कैसे थे, विजिबल रीजन के थे। पाश्चन जी ने जो उठाए वो सभी के सभी जो है वो IR, इंफ्रारेड रीजन के थे। इसी तरीके से ब्रैकेट ने भी जो उठाए वो सभी IR के अंदर फॉल करते थे और इसी तरीके से फुंड साहब ने जो उठाए वो भी सभी IR रीजन के रेस थे, उन्हीं के ऊपर वो जो है सभी के सभी इसी कैटेगरी में फॉल करते थे। ऐसा देखा गया, बात समझ में आ गया, ऐसा देखा गया। अब क्या है, इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट थे रिट्ज, RITZ, क्या, RITZ, रिट्ज नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने इन सभी जो वेवलेंथ है उनको उन्होंने देखा और देख के उन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया, ठीक है। ये सभी जो काम हुए थे अभी तक, ये सभी जो काम हुए थे कि भाई यहाँ पे जो हमारे पास यूवी रेज आए, जो विजिबल रेज आए, जो हमारे पास इंफ्रारेड रेज आए, ये सभी जो रेज थे उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया और वो देखो क्या फॉर्मूला था, यहाँ पे था कि ये जो वेव नंबर है, यानी कि वेव नंबर जो होता है 1/λ होता है ना। इसको भी मैं थोड़ा समझा दूंगा, मैंने भूल गया था, मेरे को बोलना चाहिए था, पहले समझा देना चाहिए था, फिर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, खुद दिमाग लगाओ, वेव नंबर क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर अगर इसका डिस्टेंस मान के चलते हैं, तो यहाँ पे इसके जो वेव्स होते हैं, ये वेव्स को हम लोग इसका वेव नंबर बोलेंगे। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे टोटल कितने वेव्स है, 1 2 3, कितने वेव्स है, 3 है ना। अगर यहाँ पे इसको मैं ऐसा बना देता हूं, ये ऐसा बना देता हूं, ये ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने वेव्स हो गए, 2 वेव्स हो गए। यहाँ पे कितने वेव्स हो गए, 3 वेव्स। यहाँ पे कितने हो गए, 2 वेव्स।
दोनों में डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? यहां पे 3 वेव्स थे, यहां पे 2 वेव्स थे, मतलब वेव नंबर कम हो गया। और यहां पे क्या है कि ये जो वेवलेंथ है वो कम है, तो वेव नंबर क्या है? ज्यादा है। यहां पे जो इसका वेवलेंथ है वो ज्यादा है, तो वेव नंबर क्या है? कम है। इसका मतलब वेव नंबर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वेवलेंथ के। बात समझ में आ गया सबको? मतलब अगर मुझे वेव नंबर मालूम है, इसका मतलब मुझे उसका वेवलेंथ मालूम है, क्योंकि इस रिलेशन से मैं क्या कर सकता हूं? उसका मैं वेवलेंथ निकाल सकता हूं। तो यहां पे क्या हुआ? रीड साहब ने हम लोग को क्या किया? वेव नंबर कितने वेव्स हैं उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई देखो यहां पे ये हमारा वेव नंबर है, और ये वेव नंबर किसके बराबर होता है? यहां पे होता है एक कांस्टेंट जिसको आर बोलते हैं, और ये चूंकि ये क्या है? हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। किसका स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो मैं इसको समझा देता हूं। उन्होंने जो बताया था ये z स्क्वायर है, और यहां पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हमने देखा कि जितने भी रीजन थे, जितने भी वहां पे आए थे, जो हमको अभी लाइंस मिले थे, वो लाइंस के जो वेव नंबर है उसको कैलकुलेट कर सकते थे इससे। बात समझ में आना चाहिए आप लोगों को। सब कोई ध्यान से देखेंगे अभी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर बोस साहब ने कैसे दोनों को लिंक किया उसके बारे में समझ में आएगा। ठीक, तो यहां पे देखो ये हमारे पास क्या हुआ? वेव नंबर को निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला निकाला गया, और ये फॉर्मूला को किसने निकाला था? रीड साहब ने निकाला था। यहाँ पे आर से क्या समझ में आता है? ये कांस्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ठीक, अब ये जो रेडबर्ग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या होती है और इसको कैसे याद करना है ये मैं बताता हूं। इसकी वैल्यू तो सबसे पहले देख लो 109678, और यहां पे क्या है? सेंटीमीटर। ये जो है ये किसका वैल्यू है? ये रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है। अब इसको याद करना कितना इजी है, देखो ध्यान से देखो। 6 से लेके 10 तक का नंबर तुम लोग को दिमाग में सेट कर लेना है कि 6 से लेके 10 तक का जो नंबर है वो रेडबर्ग कांस्टेंट के लिए यूज होता है। मतलब सबसे पहले बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 10 के बाद फिर क्या आया? 9, 10 से जस्ट एक छोटा, और 6 से लेके हम लोग को 10 तक का नंबर लेना था, तो यहां पे देखो 10 के बाद 9 लिखे, 10 के बाद 9 के बाद फिर हमने क्या किया? सीधा 6 7 8, मतलब 10 9 6 7 8। 6 7 8 सबको मालूम है, 1 2 3 4 तो आता ही होगा। 6 के बाद क्या आता है? 7 के बाद आता है 8, तो ये एक ग्रुप हो गया। और 10 से पहले क्या आता है? 9, 10 9 6 7 8, ये इसका वैल्यू है। बात समझ में आ गया? और यहां पे ये Z क्या है? व्हाट इज Z? तो Z है एटॉमिक नंबर। दिस Z इज एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो उनका हमको मालूम है कोई एक एटॉमिक नंबर तो होता है, क्योंकि उसके एटम्स है तो उनका एटॉमिक नंबर तो होगा ना भैया। तो उसके एटॉमिक नंबर को यहां पे यूज किया गया, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर जो है हमारा जो है वेव नंबर डिपेंड करता है। बात समझ में आया? अब इसको समझो, ये है हमारा मेन जो है पूरा का पूरा कहानी इसी के पीछे छुपा हुआ। अब इन्होंने क्या किया, सबको ध्यान समझना। इन्होंने क्या किया, अगर मान के चलो मैं अगला पेज ले लेता हूं, मेरा फॉर्मूला जो है वो क्या है? फॉर्मूला है R, और यहां पे है Z स्क्वायर, यहां पे हो गया हमारे पास 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और ये किसके बराबर है? वेव नंबर के बराबर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। यहां पे चूंकि हम लोग क्या ले रहे हैं? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि वेव नंबर इक्वल टू R, और यहां पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाए, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे उसके 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलने वाला है जो था।
ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है z का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को r ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं मिलने वाला। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट जो था वो हाइड्रोजन के ऊपर किया गया था, है ना। तो हाइड्रोजन को लेके ही हम लोग बात करें, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी नाम है इसका। तो यहां पे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, अगर जब भी हम क्या करेंगे 1/लैम्डा के बराबर होता है इक्वल टू यहां पे r और यहां पे 1/n1, देखो यहां पे n1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको क्या रखना है 1 रखना है, 1 का स्क्वायर। जब इन्होंने n1 का जो 1 है इसका वैल्यू उन्होंने 1 रखा और माइनस यहां पे n2 का स्क्वायर रखा, इसको हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। ये नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 हो सकता है, यहाँ पे 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और so। जब उन्होंने इस फॉर्मूले में इस तरीके के वैल्यू रखे तो क्या देखा गया कि ये सभी के सभी जो है हमको जो इसमें से जो लैम्डा निकल रहे थे वो सभी के सभी यूवी रीजन को लाई करते थे, अल्ट्रा वायलेट रेज बनते थे। सब क्या बनते थे, अल्ट्रा वायलेट रेज। मतलब क्या है, अगर हम इसको कनेक्ट करें लाइमन सीरीज के साथ, तो लाइमन सीरीज में जितने भी हमारे पास लाइंस थे वो सभी के सभी यूवी रीजन को लाई करते थे। मतलब यहां पे इस फॉर्मूले से हमको ये समझ में आ रहा है कि सभी के सभी यहां पे क्या बनते हैं, यूवी रेज बनते हैं। अब दूसरा देखो मजेदार चीज क्या है, अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 1 की जगह यहाँ पे 2 कर दूं, सपोज मैंने यहाँ पे गलती से 2 कर दिया, गलती से तो नहीं किया हूं, जानबूझ के किया हूं, लेकिन मैं बोल देता हूं कि मान लो यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, तो एक आश्चर्य की बात होती है, यहां पे जैसे ही मैं इसका वैल्यू 2 करता हूं, टोटल जितने भी हमारे पास वैल्यूज आते हैं वो सभी के सभी जो है वो विजिबल रीजन को लाई करते हैं, रीजन को लाई करते हैं, रीजन का स्पेलिंग रीजन को लाई करते हैं। बात समझ में आया सबको। जैसे यहां पे 2 करते हैं तो हमारा जो है विजिबल रीजन में लाई हो जाते हैं, जो भी हमारे पास नंबर आते हैं, जो भी हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आती है वो सभी के सभी किसको लाई करते हैं, विजिबल रीजन को लाई करते हैं। अगर हम इसी तरीके से बात करें, इसको अगर थर्ड कर दे तो ये सभी के सभी किस में आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में गिरते हैं। ये सभी के सभी जो है इंफ्रारेड में आते हैं। बात समझ में आ गया। 4 भी करेंगे तो भी इंफ्रारेड में आएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहां पे हमको ये क्लियरली समझ में आया था कि कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ रिलेशन है, इस जगह से कुछ ना कुछ हमारा जो है वेवलेंथ का जो है रिलेशन है। तो कुछ इस तरीके से हमने सोचा कि अगर इस n को हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, अगर सपोज मान लेते हैं ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन जहां पे n इक्वल टू क्या है 1 है, ये हमारे पास दूसरा लाइन है, ये तीसरा लाइन है, ये चौथा लाइन है, ये पांचवा लाइन है, ये छठवां लाइन है और ये सातवां लाइन है। ऐसा कुछ हम लोग लाइन्स ले लेंगे। तो इसका मतलब ये n इक्वल टू 1 हो गया, ये n इक्वल टू 2 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, ये n इक्वल टू 4 हो गया, n इक्वल टू 5 हो गया, n इक्वल टू 6 हो गया, n इक्वल टू 7 हो गया। जब भी हम अगर मान लो n1 को देखें, n1 हमारा क्या है 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे कहीं से भी अगर हम लोग आते हैं, कहीं से भी 7 से आए, चाहे हम 6 से आए, चाहे हम 5 से आए, चाहे हम 4 से आए, चाहे हम 3 से आए, चाहे हम 2 से, तो ये जो जितने भी लाइंस है, जितनी भी हमारे पास लाइंस मिले, सभी के सभी यूवी रीजन को लाई करते थे। मतलब ये सभी के सभी जो है अल्ट्रा वायलेट रेज बनते थे, अल्ट्रा वायलेट रेज, जो कि लाइमन सीरीज का है, लाइमन सीरीज। ये सभी के सभी कैसे हैं, लाइमन सीरीज की। अगर हम लोग यहां पे यहां से यहां आते, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक। तो यहां पे जो सीरीज बनती है ये सभी के सभी विजिबल रीजन के होते हैं, विजिबल। तो ये विजिबल किसका था, बामर का, बामर सीरीज कहलाता है। ये सभी के सभी कैसे कहलाएंगे, बामर सीरीज। बात समझ में आया सबको। अगर हम लोग इसके बाद की बात करें, यहां से अगर मान लो ये थर्ड वाले में आते हैं, n इक्वल टू 3 है, यहां से यहां पे आते हैं, ये ऐसा कुछ, तो ये जो सीरीज हमारे पास निकलता है
ये जो है IR रीजन में आता है, IR रीजन। IR रीजन में आते हैं। ये जो IR रीजन में आए इनको हम क्या बोलते थे? पाश्चन बोलते थे, याद है? पाश्चन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? पाश्चन सीरीज कहलाएंगे। तो सभी के सभी पाश्चन कहलाते थे। फिर अगर हम लोग यहां से यहां पे आते हैं तो वैसे ही जो है ये सीरीज क्या कहलाएगा? ये सीरीज कहलाएगा ब्रैकेट सीरीज। अगर यहां से यहां पे आते हैं तो ये सभी के सभी फुल्ड सीरीज कहलाते हैं। बस समझ में आ गया? ये सभी के सभी जो है IR रीजन को लाई करते हैं। और ये सभी के सभी जो है जो वेवलेंथ हमको कहां दिखाई देता? फुल्ड सीरीज में दिखाई देता, वो इसके साथ मैच करता है। जो वेवलेंथ हम लोग को ब्रैकेट सीरीज में दिखाई दिया था वो इसके साथ मैच करता है। जो वेवलेंथ हम लोग को पाश्चन सीरीज में दिखाई दिया था वो इसके साथ मैच करता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मान लो एक ही हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसमें से अगर रेडिएशन निकलते हैं तो ये रेडिएशन इतना वेरी क्यों करता है, इतना अलग अलग क्यों है, ये हमको समझ में नहीं आता। यहां पे आके ये सभी चीजें स्टॉप हो गई, मतलब किसी के पास इसका कोई आंसर नहीं था। अब यहां पे दो कहानी एक साथ चल रहा था, ठीक है? दो कहानी एक साथ चल रहा था। एक तो जो एटम था वो अनस्टेबल हो जा रहा था, क्योंकि रदरफोर्ड के मॉडल का जो कहानी था उसमें एटम जो है वो अनस्टेबल था। एक कहानी यहां पे कौन सा चल रहा था? ये जो हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो स्पेक्ट्रम वाली कहानी है ये दूसरी तरफ चली थी। अब क्या हुआ? बोझ ही दोनों को देख रहे थे, इधर भी देख रहे हैं इधर भी देख रहे हैं, अरे कुछ तो रिलेशन है इन दोनों के बीच में। फिर क्या था? उन्होंने दिमाग लगाया और उन्होंने बताया कि भाई ये ऑर्बिट है, ये जो है ये सब ऑर्बिट्स है। और ये जो होता है, ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम में है, पहली बात तो यहां पे मैं नोट करके लिख देता हूं, ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास मिलता है, लाइन स्पेक्ट्रम बोलो, लाइन स्पेक्ट्रम इनको बोलो, ठीक है? या इनको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलो, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम हमको मिलता है ये एक्चुअली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण से मिलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण से जो है ये स्पेक्ट्रम हमको मिल रहे हैं। ये भी हमको समझ में आ चुका। ये लाइन स्पेक्ट्रम जो होता है वो बेसिकली हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ट्रांजिशन के कारण से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन जब करता है तभी जाके हम लोग को ये क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम मिलते हैं। अब बोर ने इसको इस तरीके से समझाया, देखो यहां पे सबको बोर ने हमको समझाया कि देखो यहां पे ये जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है। और ये ऑर्बिट कहां से आया? जस्ट मैंने तुमको स्पेक्ट्रम दिखाया था ना अभी, जो हमारे पास सीरीज थी, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ये जो भी सीरीज थे हमारे पास, वो सीरीज को उन्होंने यहां से उठाया और उन्होंने बताया कि देखो यहां पे ये एनर्जी लेवल्स है, ये एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को जब हम यहां पे हीट करते हैं, जब हमने इसको हीट किया तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहां से डायरेक्टली यहां चला जा सकता है, इतनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर सकता है कि इस एनर्जी लेवल से वो इधर जा सकता है। बात समझ में आ गया? वो डिपेंड करता है उसने कितना एनर्जी लिया और कहां जाएगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो इसने एनर्जी लिया और सीधा यहां चला गया तो आने का रास्ता कैसा है? आने का रास्ता भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो कैसे आएगा। हो सकता है इलेक्ट्रॉन को बहुत ही ज्यादा इच्छा हुआ और बहुत ही ज्यादा उसको जरूरी काम था घर में वापस अपनी जगह पे आने का, बहुत ही ज्यादा अर्जेंट, उसको ऐसा लगा कि बहुत जल्दी से हमको जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा? सीधा का सीधा यहां से यहां जा सकता है, पहला चीज, ठीक है? कई सारे यहां पे जो है हमारे पास कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ध्यान से समझना। अगर यहां से ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां पे आते हैं जब यहां पे आएगा तो वो क्या करेगा? एनर्जी जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसको रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा, तभी तो वापस आएगा। क्योंकि यहां पे पोस्टुलेट में एक चीज बताया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर इस एनर्जी सेल में रहना चाहता है तो इस एनर्जी सेल के बराबर उसकी एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके यहां पे हो सकता है, वहां पे वो रह सकता है।
अब यहां से ज्यादा एनर्जी हुआ था तो यहां चला गया था, वापस जब अपने सेल में आएगा तो उसको उतनी एनर्जी बाहर रिलीज करना पड़ेगा। अब यहां पे जब वो आएगा तो एक तो हमारे पास ये हो गया कि वो डायरेक्ट यहां पे वापस आ जाए, दूसरा क्या है यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया, मतलब यहां से अगर डायरेक्ट आएगा तो इसका जो एनर्जी होगा यानी इसका जो रेडिएशन होगा वो अलग होगा। लेकिन अगर मान के चलो यहां से उसने पहले यहां तक आया तो इसका रेडिएशन अलग होगा। इस जगह का देखो, मैं यहां पे दूसरा कलर लेता हूं, ये जो रेडिएशन है वो अलग होगा और ये वाला जो रेडिएशन है वो अलग होगा, इसका अलग होगा। बात समझ में आ रहा है? यहां से वो पहले यहां तक आया तो इसकी एनर्जी कुछ अलग होगी और यहां से यहां तक गया तो उसकी एनर्जी कुछ अलग होगी। अगर मान के चलो इसने क्या किया, यहां से पहले यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक आया और फिर यहां से यहां तक आया, मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ये बीच में ऐसा, पहले मतलब यहां पे 3 स्टेप में ये आया, पहले वाले में एक ही स्टेप में आया था उसकी एनर्जी अलग होगी, दूसरे में 2 स्टेप में आया, तीसरे में 3 स्टेप में आया, चौथा क्या हो सकता है उसने पहले यहां से यहां आया और यहां से फिर यहां गया। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और इस तरीके से हम बोलेंगे कि यहां से जब यहां से यहां पे डायरेक्ट आया तो यहां से जो रेडिएशन निकलेगा वो अलग होगा, यहां पे जो रेडिएशन होगा वो अलग होगा, ये अलग अलग जो है रेडिएशन यहां से बाहर निकलेंगे, यहां से अलग अलग रेडिएशन बाहर निकलेंगे। बात समझ में आया सबको? यहां से सब रेडिएशन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब यहां पे उन्होंने बताया कि भाई देखो यहां से अगर पहला ऑर्बिट कौन सा है, ये पहला ऑर्बिट है, यहां से यहां आए, यहां से यहां आए या यहां से यहां आए, किसी भी जगह से अगर पहले ऑर्बिट में आते हैं तो इससे जो हमारे रेडिएशन एमिट होंगे वो सभी के सभी जो है वो यूवी रेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यूवी रेज। पहले ऑर्बिट में अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जंप करता है तो वहां से जो हमारे पास रेडिएशन निकलेगा वो यूवी रेज निकलेगा। अगर कहीं पे भी अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में आके जंप करता है, सीधा सेकेंड ऑर्बिट में आता है, तो यहां पे जो हमारे पास रेडिएशन होगा वो कौन सा रेडिएशन होगा? विजिबल होगा, विजिबल। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को देखा उसी तरीके से उन्होंने बताया कि ये जो है एनर्जी शेल्स होते हैं। अब यहां पे कई सारे और नई चीजें थी कि अगर हम बात करें इन एनर्जी लेवल का तो यहां से इसका डिस्टेंस क्या होगा, पहला जो ऑर्बिट होगा वो कितने न्यूक्लियस से कितने दूर पे होगा, मतलब इसका रेडियस की बात की जाए, क्योंकि हम लोग एटम को स्फेरिकल मान के चल रहे हैं तो यहां पे इसका पहला जो रेडियस, पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, दूसरे का रेडियस कितना होगा, तीसरे का रेडियस, मतलब पहला एनर्जी लेवल हमको कहां मिलेगा, दूसरा कहां मिलेगा, तीसरा कहां मिलेगा, ये सभी क्वेश्चंस आए। और बोर ने रेडियस के लिए अलग इक्वेशन बताया, इनका जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग ऑर्बिट में, जैसे ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो वेलोसिटी होगा और इसका जो वेलोसिटी होगा दोनों में डिफरेंस होगा और हर एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेलोसिटी फिक्स होती है। हर एक ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसका वेलोसिटी फिक्स होगा, मतलब यहां पे एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, जो भी एनर्जी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसका रेडियस फिक्स होगा। जो भी एनर्जी लेवल है उनके अकॉर्डिंग उसका वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी वो क्या होगा, फिक्स होगा। जो भी एनर्जी लेवल है उनकी जो एनर्जी है, किसी अगर ऑर्बिट है, ऑर्बिट की जो एनर्जी है, एनर्जी वो सभी के सभी क्या होंगे, फिक्स होंगे। रदरफोर्ड मॉडल में ये चीज नहीं बताया गया था और जो कि हमारे एटम को अनस्टेबिलिटी की तरफ लेके गया था, लेकिन यहां पे उन्होंने बता दिया कि रेडियस फिक्स है, वेलोसिटी जो है वो फिक्स है, एनर्जी जो है वो भी फिक्स है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता, यहां पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं हो सकता, यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है इस रेडियस में हो सकते, कहीं पे भी नहीं हो सकता। हम बोलेंगे कि इससे कम में चला जाए तो पॉसिबल ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसका एक जगह फिक्स है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, ये सभी जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट है वो लेके आए। ये था हमारा बोर का पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस,
वेलोसिटी और इसके एनर्जी का जो भी उन्होंने फॉर्मूला दिया उनका डेरिवेशन है, वो सभी बातें हम लोग अगले बोर के लेक्चर में करेंगे। देखो मैंने जितना हो सका था मैंने तुमको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश किया। मैंने चाहा कि एक ही शॉर्ट में हम लोग सभी पॉइंट को डिस्कस कर लें, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो, जितना मिनिमम जानकारी हमको चाहिए कम से कम बोर मॉडल को समझने के लिए कि ऑर्बिट कहां से आया, मैंने अपने हिसाब से मैंने ट्राई किया। आप लोग भी इसके पीछे रिसर्च करो, पढ़ो, नई जानकारी अगर आपको मिलती है तो आप उनको जो है कमेंट में लिखो कि ये नई जानकारी है। तो चलो इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको एंड करते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर बोर पार्ट 2। बाय।